हेलो निठल्लो। तो तुम्हें क्या लगा बच्चों बोलूँगा? मैं फिजिक्स वाला नहीं, लेकिन फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम ये फर्स्ट पार्ट होगा, तो इसमें मज़े से पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट क्या होता है कि ये ठीक है। आखिर अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक टॉपिक को। राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो मैनेज कर लेना। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये होते क्या हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। उससे पहले कुछ नॉलेज के लिए बता देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जो है कंट्रोलेबल और कन्वेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अब आगे जो है हम एक और फैक्ट बता देता हूँ। जो स्विच है ना, आखिर स्विच की नीड क्या होती है सर्किट में? कोई कमेंट करके बताना। स्विच की नीड होती है, एक कंडक्टिंग लिंक प्रोवाइड कराता है। क्या? कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल और कोई भी कंपोनेंट हो, ठीक है, उसके बीच में कंडक्टिंग लिंक प्रोवाइड कराता है। तो अब आ जाते हैं बोर्ड के बारे, जहाँ मतलब बोर्ड से रिलेटेड बातें एनसीईआरटी से ही कराऊंगा सारा चीज़। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, क्या क्या चीज़ होंगी हमारे पास, तो उससे तो हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट कौन करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको इलेक्ट्रिक चार्जेस कंस्टिट्यूट करते हैं, और मेनली वो चार्जेस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है ये बता दो। तो ये जो होता है ना, एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, एडिशनल एडिशनल प्रॉपर्टी एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशनल प्रॉपर्टी किसकी होती है? उस मैटर या सब्सटेंस की, मैटर दैट ऑफर्स द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्शन की, जो तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वो एडिशनल प्रॉपर्टी होता है मैटर की, जो ऑफर करता है एक फोर्स को, जो कि अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्शन होता है। तो इतना समझ में आया। तो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंस्टिट्यूट करता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये पता चल गया हमें। अब आ जाते हैं किस बारे में? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक। तो ये जो इसको एक्सप्रेस करते हैं, पहली बात मैं इसके थोड़े पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, आसान चीज़ बनाएंगे। तो पहला, इसको क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका क्या बन सकता है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन चार्जेस फ्लोइंग थ्रो पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में जैसे फ्लो करता है, तो इसको लिख सकते हैं आई इजिकल टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे है ना एनसीईआरटी में एक चीज़ नहीं दे रखी, इलेक्ट्रिक चार्ज के ये प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, और एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दे रखी, क्योंकि ये पहले पढ़ने की चीज़ है जो पहले दे चुके हैं। तो क्यू जो है ना क्वांटाइज्ड होता है, उसका मतलब
इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। एन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्यू नेट चार्ज है, और ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ माइनस ज़रूर होता है लेकिन न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं करते, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब अगला देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट जो है इसकी एम्पियर होती है। एम्पियर इसलिए होती है क्योंकि एक साइंटिस्ट थे एंड्रे एम्पियर, उनके नाम को ऑनर करने के लिए ये नाम रखा था। और इसकी एक और जो एसआई यूनिट बन सकती है वो है जैसे क्यू को है, क्यू का चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम, ठीक है, अपॉन। अब टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है, ठीक है, तो कूलाम पर सेकंड बन गया, एक ही हो गई और एक ही हो गई। तो अब आपको समझ आया इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है। अब इसकी जो है छोटी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक है अपनी मिली एम्पियर। क्या है? मिली एम्पियर। जैसे मिलीमीटर होता है एक, तो ये मिलीमीटर लिख दिया मैंने, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर जो है ना वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है। और एक जो है माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ऐसा कुछ सिंबल बनता है माइक्रो एम्पियर, वो होगा 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या टॉपिक बच गया है? इलेक्ट्रिक करंट शायद पूरा हो गया है। अब मैं देख लेता हूँ क्या टॉपिक बचा है। अब एक क्वेश्चन याद आया है कि 1 एम्पियर को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो किसी भी यूनिट को डिफ़ाइन करने के लिए ना उस मतलब किसी भी जैसे इलेक्ट्रिक करंट को डिफ़ाइन करना है तो उसकी यूनिट को करते हैं कि मतलब 1 एम्पियर करंट कब होगा। 1 एम्पियर 1 एम्पियर करंट is said to be flowing through a conductor when 1 coulomb charge move in per second। तो ये इसलिए है 1 एम्पियर जो है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसका जो डेफिनेशन उसमें ये चीज़ लिख के दिखानी पड़ेगी। 1 नंबर इसका मिल जाएगा, 1 नंबर। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, कन्वेंशनली यानी परंपरागत मतलब पारंपरिकगत, इतनी शुद्ध हिंदी बोली नहीं जाती। कन्वेंशनल जो ये करंट है, ये कन्वेंशनल का मतलब जो पुराने ज़माने में जो बोला था, मतलब जब करंट डिस्कवर हुआ, जब पॉजिटिव चार्ज तो थे पर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन नहीं डिस्कवर हुए थे, तो उन्होंने सोचा पॉजिटिव चार्ज से ही करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, जब पता चला कि इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज जो है फ्लो करते हैं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं। लेकिन अब सब ये सोचने लग गए कि इतना कुछ कर लिया तो अब किसको सही माने। तो बोर्ड तो जब था नहीं, मतलब जब साइंटिस्टों ने कहा कि इतने साल की मेहनत है तो कन्वेंशनली जो फॉलो करते थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा वही फॉलो होगा, जो कि अब बोर्ड भी फॉलो करता है सीबीएसई। तो आप ऐसे मत करें आना कि ये गलत है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगी। सर्किट में हमेशा दिखाना कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक एमीटर और बचा है। एमीटर को कंप्लीट करके अगले पार्ट में आपको सिखाएंगे पोटेंशियल वाला, ठीक है। तो एमीटर जो है वो
होता क्या है, डिवाइस होता है एक डिवाइस यूज्ड टू मेजर डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। जो डिवाइस है यूज करते हैं मेजर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब एमीटर क्या कहते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं, किसमें, सीरीज में, यानी एक कोई भी अप्लायंस जुड़ा हुआ है उसके साथ में ही ये एमीटर डाल दिया, ठीक है। तो अब इसका एक और पॉइंट है कि इसको पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करते, जो कि वोल्ट मीटर होता है, आगे पढ़ेंगे हम। वोल्ट मीटर होता है। एमीटर क्यों करते हैं, तो एमीटर इसलिए करते हैं क्योंकि एमीटर का लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। इसलिए ये लो रेजिस्टेंट इसलिए है क्योंकि लो रेजिस्टेंस में फिर करंट की वैल्यू जो है वो सही पता चल जाएगी। इसलिए इसके अगर ज़्यादा होएगी तो करंट बता नहीं पाएगा ये सही तरीके से। तो इसको पहला पॉइंट हो गया, ये सीरीज में कनेक्ट होती है, लो रेजिस्टेंस है, करंट को मेजर करती है, तो एमीटर सीरीज में क्यों कनेक्ट होता है, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि लो रेजिस्टेंस की वजह से होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है पर मैं करवाना चाहूँगा उसका है कि आइडियल जो एमीटर है ना, आइडियल एमीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। एक एम ज़्यादा हो गया। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया प्रैक्टिकली तो नॉट पॉसिबल होता है, 0 नहीं होता। प्रैक्टिकल आइडियल मीटर का हम नहीं बता सकते, ठीक है। वो अलग अलग तरीके से आते हैं एमीटर। वैसे आइडियल एमीटर 0 होता है। प्रैक्टिकली वर्ड लिखा आ गया तो नहीं होते। तो तब तक के लिए अगली वीडियो आती है, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं क्योंकि अंधेरे में बैठ के बना रहा हूँ वीडियो। हंसी मजाक का खेल नहीं है। सतर्क रहे, सावधान रहे।